हेलो फ्रेंड्स, चेज द गोल करियर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, हम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए जो भी परसेंटेज के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हो सकते हैं उनको लेकर के बात कर रहे थे। 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे और आज भी हम 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको यदि इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिलता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप इस वीडियो को भी लाइक कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती से रिलेटेड सभी प्रकार के मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू दिए जाएंगे और आपको डेफिनेटली एग्जाम के अंदर उनका काफी प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो यहां पर सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसकी यदि हम बात करें तो यहां पर क्या कहा है कि एक परीक्षा में 58% छात्र इंग्लिश में, 58% छात्र जो है वो इंग्लिश में, 37% छात्र मैथ में तथा 19% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो दोनों विषयों में कितने परसेंट छात्र उत्तीर्ण हुए? तो जब भी आपके सामने ऐसा सवाल आए तो आप उसको वेन डायग्राम से ना करके एक फॉर्मूला का यूज किया करो। क्या फॉर्मूला है? वो फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं। देखिए, ओनली ए पास परसेंटेज आप कहीं लिखना चाहो तो इन फॉर्मूलाज को लिख सकते हो। ये काफी काम का फॉर्मूला है। ओनली ए पास परसेंटेज प्लस ओनली बी पास परसेंटेज प्लस बोथ पास परसेंटेज प्लस बोथ फेल परसेंटेज इक्वल टू 100%। तो ये फॉर्मूला अपने को ध्यान में रखना है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि यहां पर हमेशा आपको ओनली ए पास परसेंटेज या ओनली बी पास परसेंटेज ही यूज करना है। आप चाहो तो यहां पर अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ओनली ए फेल परसेंटेज भी यूज कर सकते हो और यहां पर ओनली बी फेल परसेंटेज का भी आप यूज कर सकते हो। आगे जो चीजें हैं जैसे बोथ पास परसेंटेज और बोथ फेल परसेंटेज, ये इस फॉर्मूले के अंदर एज इट इज रहेंगी। अब जो जो चीजें अपने को दी गई हैं वो आप इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दो। अब देखो उसने क्या कहा है, एक परीक्षा में 58% छात्र इंग्लिश में फेल हुए हैं। तो 58% केवल ही इंग्लिश में फेल नहीं हुए हैं, हो सकता है इस 58% में कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो मैथ में भी फेल हुए हों। लेकिन यहां पर फॉर्मूले में तो हम क्या रखते हैं, ओनली ए फेल परसेंटेज, यानी कि आप ये निकालो कि केवल इंग्लिश में कितने कैंडिडेट फेल हुए हैं। तो 58% तो इंग्लिश में फेल हुए हैं और 19% दोनों विषयों में फेल हुए हैं। तो आप 58 में से किसको घटाओगे? 19 को घटाओगे। तो 58 में से जब आप 19 को घटाओगे तो अपने पास कितना आ जाएगा? 39%। तो ये 39% जो है ये उन कैंडिडेट्स की संख्या है जो केवल इंग्लिश में फेल हुए हैं, क्योंकि फॉर्मूले में तो केवल ओनली वाला केस ही है, केवल फेल या पास वाले ही लिखे जाते हैं। तो हमने 39% ले लिया, सही लगाओ प्लस का। आगे उसने क्या कहा, ओनली बी फेल परसेंटेज। तो यहां पर देखो 37% छात्र मैथ में फेल हुए हैं और 19% दोनों में फेल हुए हैं। तो 37 में से आप 19 को माइनस कर दोगे तो अपने पास कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। तो 18% छात्र ऐसे हैं जो केवल मैथ में फेल हुए हैं। दोनों में फेल कितने हुए? 19% हुए हैं, तो हमने 19% रख दिया। दोनों में पास कितने हुए हैं? भाई देखो, दोनों में फेल हमने लिख चुके हैं। अब बोथ पास परसेंटेज हम लिखेंगे तो इतना बड़ा लिख करके हम क्यों टाइम खराब करें अपना। आप तो x मान लो, तो हमने x मान लिया और इक्वल में किसके है जी? 100% के है। बस इतना सा काम अपने को करना है। अब जो भी आपकी कैलकुलेशंस हैं उनको बहुत आराम से आप सोल्व कर दो। चलो सोल्व करते हैं। देखो 3 और 1 4, 4 और 1 5, तो 50 तो ये हो गया। 9 और 8 17, 17 और 9 26 हो गया। तो 50 में आप जब 26 जोड़ोगे तो अपने पास कितना आ जाएगा? 76 आएगा। ये 76 जब इक्वल के इस साइड ट्रांसफर होगा तो 100 में से आप जब 76 को माइनस करोगे तो अपने पास कितना आ जाएगा जी? 24% आ जाएगा। तो ये 24% जो है यही आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो कहीं भी अगर आपके क्वेश्चंस के अंदर डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर उस डाउट को पूछ सकते हैं। तो चलते हैं हम अपना अगला सवाल देखते हैं और ये जो अगला सवाल है ये भी वेन डायग्राम का ही सवाल है। इसने क्या कहा है, देखो, एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी इंग्लिश में तथा 65% मैथ में उत्तीर्ण हुए। ठीक है जी, इंग्लिश में कितने उत्तीर्ण हुए हैं? 70%। मैथ में कितने उत्तीर्ण हुए हैं? 65%। अब ऐसा इसने नहीं लिखा है कि केवल इंग्लिश में 70% उत्तीर्ण हुए हैं। हो सकता है कि 70% में कुछ ऐसे कैंडिडेट भी हों जो मैथ में उत्तीर्ण हुए हों। और ये जो मैथ में 65% उत्तीर्ण हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैथ में ही केवल 65% उत्तीर्ण हुए हैं। हो सकता है इस 65% में कुछ ऐसे कैंडिडेट भी हैं जो इंग्लिश में उत्तीर्ण हुए हों।
ठीक है। अब उसने आगे क्या कहा, यदि 27% दोनों विषयों में ही अनुत्तीर्ण रहे तो ये बताओ जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट होते हैं वो तो 100% ही हम लोग लेकर चलते हैं ना। फेल कितने हो गए, 27% फेल हो गए, तो 100% में से आप 27% को घटाओगे तो अपने पास कितना आएगा, 73% आएगा। और ये 73% उन कैंडिडेट्स का परसेंटेज है जो पास हुए हैं। ठीक बात है, पास कितने परसेंटेज हुए हैं, 73% पास हुए हैं। तो अब आप ये देखो, यहां पर तो है 65, ये तो है 65 और ये है 70। आप इन दोनों को जोड़ो, जोड़ने पर अपने पास आएगा 7 का डबल 14, 135 अपने पास आ जाएगा। यानी कि 135% जो है ये अब ये 135% देखो आप, ये 73 से कितना ज्यादा है ये आपको देखना पड़ेगा। तो इन दोनों का आप डिफरेंस देखो तो 27 तो ये हो गया और 35 ये हो गया, तो डिफरेंस कितने आया 7 और 5 12 का 2 हासिल आया 1 3 2 5 और 1 6, यानी कि 62% जो है ये उन कैंडिडेट्स का परसेंटेज है जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग लेकर क्या चलते हैं, जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट क्या होते हैं 100% होते हैं। उसने कहा क्या है 27% क्या हो गए हैं, 27% अनुत्तीर्ण हो गए हैं, फेल हो गए हैं। तो 100 में से जब हम 27 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 73% आएगा। तो ये 73% उन कैंडिडेट्स का परसेंटेज है जो पास हुए हैं। ठीक है, यहां पर हमने 70 और 65 को जोड़ा तो अपने पास कितना आया, 175 आया। यानी कि पास तो 73% ही हुए हैं, लेकिन जब हमने ऐड किया तो कितना आया, 135% आया। तो 73 से 135% कितना ज्यादा है, 62% ज्यादा है। यानी 62% उन कैंडिडेट्स का परसेंटेज है जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग कितने पास हुए, 62%। लेकिन वो कह रहा है कि भाई साहब दोनों विषयों में तो उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 248 है और आप 62% बता रहे हो। यानी कि जो 248 जो है वो किसके इक्विवेलेंट हो गया, अपना 62 के इक्विवेलेंट हो गया। उसने पूछा क्या है, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, और कुल विद्यार्थियों की संख्या तो हम हमेशा 100% मान करके चलते हैं। तो कर दो इसको 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब जो भी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है उनको करते हैं। देखो 2 3 6, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, और ये इससे कितने पर कट जाएगा, 4 पर कट जाएगा। यानी कि टोटल जो कैंडिडेट हो गए वो अपने पास कितने आ गए जी, 400 आ गए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है वो अपना सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आया होगा। और ये जो क्वेश्चन है ये अपने राजस्थान के एग्जाम्स के अंदर काफी बार पूछे जाते हैं, चाहे पटवारी का एग्जाम ले लो, चाहे वीडियो का एग्जाम ले लो, आरएएस के एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कोई भी डाउट यदि आपके आता है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर उस डाउट को पूछ सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं, इसमें क्या कहा है, एक छात्रावास में 600 लड़के हैं, इनमें से प्रत्येक हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों खेलते हैं। यदि 75% लड़के हॉकी व 45% फुटबॉल खेलते हैं तो कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं। देखो टोटल कितने हैं अपने पास, टोटल है जी 600 बॉयज हैं, इनमें से प्रत्येक हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों खेलते हैं। यदि 75% लड़के हॉकी खेलते हैं, हॉकी कितने लोग खेलते हैं जी, इसका 75% निकालो तो 600 को मल्टीप्लाई कर दो आप 3/4 से, क्योंकि 3/4 75% होता है। तो इसको 4 से काटते हैं, देखो 4 एकम 4 बच गया 2, 4 पंजे 20 और ये 0 और 15 3 45, कितना आ गया अपने पास 450। यानी 450 उन कैंडिडेट्स की संख्या है जो हॉकी खेलते हैं। अच्छा ठीक है, अब इसने आगे क्या कहा है, 45% फुटबॉल खेलते हैं, तो इसका 45% कैलकुलेट करोगे तो 6 को मल्टीप्लाई कर दो 45 से, तो अपने पास कितना आ जाएगा, 6 पंजे 30 का 0 हासिल आया 3 6 चौक 24 और 3 27, यानी कि 270 उन कैंडिडेट्स की संख्या है जो फुटबॉल खेलते हैं। अब टोटल कैंडिडेट तो अपने पास 600 ही है, यहाँ पर हॉकी तो खेलते हैं 450 और फुटबॉल खेलते हैं 270, यानी कि इनका एडिशन तो 600 से ज्यादा है। तो 600 से ज्यादा जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो क्या करेंगे, वो दोनों खेल खेलेंगे, यही तो उसने पूछा है। तो कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं, तो ऐड कर दो इनको, इस 0 से ये 0 ऐड हुआ तो 0, 7 और 5 12 का 2 हासिल आया 1, 4 2 6 और 1 7, यानी कि 720। तो क्या आ गया अपने पास, एडिशन आ गया इसका। टोटल कैंडिडेट तो कितने थे, 600 थे, 600 से 720 कितना ज्यादा है, तो साफ साफ पता लग रहा है कि ये तो 120 ज्यादा है। यानी कि दोनों खेल खेलने वालों की संख्या कितनी है जी, 120 है। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको थोड़ा बता भी रहा हूं, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन को सोल्व करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी
तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत ही फटाफट सोल्व कर पाएंगे। आप महज 4 या 5 सेकंड में इन क्वेश्चंस को निपटा देंगे। ठीक है, बस कैलकुलेशंस करते टाइम आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कोशिश किया करो कि कैलकुलेशन जब भी करो एक ही बार में करो और सही करो, अदरवाइज आप गलत करोगे तो उसको बार बार चेक करोगे तो आपका टाइम वैसे खराब हो जाएगा। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा इसने। नमक तथा पानी के 50 लीटर के एक मिश्रण में 10% नमक है। नमक कितना है जी? 10% है। 10% को यदि आप फ्रैक्शन में लिखोगे तो कितना आ जाएगा? 1/10 आ जाएगा। ठीक है, क्या करते हैं, देखो फ्रैक्शन में लिखने के लिए परसेंटेज को हटाते हैं तो अपॉन में 100 आ जाता है, तो 10 से कम 10, 10 का हम 100 होता है, तो 1/10 लिख दिया मैंने। ठीक है जी। अब यहां पर देखो क्या लिखा है इसने, मिश्रण लिखा है ना, तो जो भी चीज परसेंटेज की स्टार्टिंग में लिखी जाती है ना वो हमेशा डिनोमिनेटर को बताती है। तो यहाँ पर मिश्रण की बात हो रही है। मिश्रण किसका है? सोल्ट का और वाटर का है। तो डिनोमिनेटर में जो चीज लिखी है वो सोल्ट और वाटर के मिश्रण को बता रही है। ठीक है, ऊपर क्या लिखा है? ऊपर 1 लिखा है, और जो भी परसेंटेज के बाद में लिखी हुई चीज होती है ना वो हमेशा अंश को बताती है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? नमक, यानी कि नमक कितना है जी? 1 है। सोल्ट है, नमक की बात कर रहे हैं। अब अपने अकॉर्डिंग तो जो मिश्रण है वो 10 है, लेकिन वो कह रहा है कि भाई साहब मिश्रण 10 नहीं 50 है, यानी कि 10 की वैल्यू किसके बराबर है? 50 के बराबर है। तो 50 के बराबर किसकी वैल्यू है जी? 10 की वैल्यू है। अच्छा, नमक अपने को निकालना है तो नमक की क्वांटिटी तो 1 है, 1 यूनिट है नमक। तो जिसकी भी वैल्यू अपने को निकालनी हो हमेशा उससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और इसको जब आप सोल्व करोगे तो अपने पास आ जाएगा 5, यानी कि 50 लीटर मिश्रण के अंदर 5 क्या है? नमक है। 5 किसकी क्वांटिटी है? नमक की क्वांटिटी है। अब उसने क्या बोला कि 5 लीटर मिश्रण का वाष्पीकरण हो जाने के बाद, यानी कि 5 लीटर जो मिश्रण है वो वाष्पीकृत हो गया, तो 5 लीटर मिश्रण वाष्पीकृत हो जाएगा। स्टार्टिंग में 50 लीटर था, 50 में से माइनस करोगे 5 को तो कितना बचेगा? 45 लीटर बचेगा। तो मिश्रण अपने पास कितना बच गया? 45 लीटर बच गया। अब उसने पूछा क्या है, शेष मिश्रण में नमक का परसेंटेज क्या होगा? भी परसेंटेज तो वही 5 होगा, तो परसेंटेज आपका नमक कितना होगा? नमक तो 5 ही होगा, लेकिन मिश्रण तो 45 हो गया है। उसने पूछा है कि कितना परसेंट नमक होगा, परसेंटेज में पूछा है, तो से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको आप सोल्व कर लो, ये 5 से 9 पर कट जाएगा, तो अपने पास ये कितना है? 1/9 इंटू 100 है। और जब भी इस प्रकार के आपके फ्रैक्शंस आए तो उनकी वैल्यूज आप डायरेक्ट ध्यान में रखा करो। तो ये जो 1/9 है ये किसके इक्वल होता है? ये तो आपका 11 सही 1/9% की इक्विवेलेंट हो जाता है। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? इस ऑप्शन को आप सही कर लेना। ये 11 सही 1/9% है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार के सवाल भी आपके आरएसएम एसएसबी बोर्ड के द्वारा काफी बार पूछे गए हैं, तो इंपॉर्टेंट सवाल है, थोड़ा सा आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं, ये भी वेन डायग्राम का सवाल है, इसको देखिए। एक परीक्षा में 70% छात्र मैथ में सफल हुए, जबकि 60% छात्र अंग्रेजी में सफल हुए। यदि 90 छात्र दोनों ही विषयों में सफल हुए तो सिर्फ मैथ में कितने छात्र सफल हुए? यहाँ पर पूछा है कि सिर्फ मैथमेटिक्स के अंदर कितने परसेंट छात्र सफल हुए हैं, ये आप मुझे बता दो। तो अब यहाँ पर एक चीज देखो, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने होते हैं? हमेशा 100% ही तो होते हैं। उसने क्या कहा, परीक्षा में 70% छात्र तो मैथ में और 60% छात्र इंग्लिश में सफल हुए, दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा? 130 आएगा ना। ये 100 से कितना ज्यादा है? 30% ज्यादा है, यानी कि टोटल कैंडिडेट तो 100% ही है, 100% है। 100% से 30 ज्यादा आ रहे हैं, तो 30% किसकी संख्या है? 30% उन कैंडिडेट्स की संख्या है जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं। लेकिन उसके अकॉर्डिंग तो कितने पास हुए हैं? 90 छात्र पास हुए हैं, तो 90 किसके बराबर है जी? 30 के बराबर है। तो उसने पूछा क्या है, तो सिर्फ मैथ में कितने छात्र सफल हुए? पहले टोटल छात्र निकाल लो, टोटल निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इससे 3 पर कट जाएगा। टोटल कैंडिडेट कितने आ गए अपने पास जी? 300 आ गए। सिर्फ मैथ में उसने पूछा है कितने छात्र सफल हुए हैं। यहां पर देखिए आप, मैथ में उसके अकॉर्डिंग 70% सफल हुए हैं, लेकिन ये केवल मैथ में सफल नहीं हुए, हो सकता है कुछ लोग इंग्लिश में सफल हुए हों। तो 70% से आप किसको घटाओगे? 30% को घटाओगे, क्योंकि 30% तो दोनों विषयों के अंदर सफल हुए हैं। तो 70 में से 30 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा अपने पास? 40%। तो 40% वो छात्र हैं जो केवल मैथ में सफल हुए हैं। तो आप इस 300 का 40% निकालोगे तो 10%, तो इसका 30 हो जाएगा। 30 का 4 गुना कर दोगे तो कितना आ जाएगा जी? 120। 120 जो है वो अपना सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगर आप वेन डायग्राम की हेल्प से भी इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखना चाहो तो वो भी मैं आपको यहाँ पर बता सकता हूँ। देखो केवल इंग्लिश में कितने परसेंट, केवल मैथ में कितने परसेंट पास हुए?
40% पास हुए। दोनों में कितने परसेंट पास हुए, तो आपके 30% पास हुए। अगर मुझे केवल इंग्लिश में निकालना होता है कि कितने परसेंट पास हुए, तो 60 में से आप 30 को घटा दोगे तो अपने पास कितना आ जाएगा जी, 30% आ जाएगा। तो आप ऐड करके देख लो, देखो 30 और 30 60, 60 और 40 कितना आ गया अपने पास, 100%। देखो पूरा का पूरा जो भी डेटा था वो सारा का सारा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना। तो इस हिसाब से जो वेन डायग्राम के सवाल होते हैं ना वो सोल्व किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। एक परीक्षा में 40% छात्र मैथ में तथा 50% छात्र अंग्रेजी में सफल हुए। परीक्षा में सम्मिलित छात्रों में से 15% छात्र दोनों ही विषयों में असफल हो गए। यदि 40 छात्र दोनों ही विषय में सफल हुए तो परीक्षा में कुल कितने छात्र सम्मिलित हुए थे। देखिए परीक्षा में मैथ में कितने परसेंट सफल होते हैं जी, 40%। इंग्लिश में कितने सफल होते हैं, 50%। इतना आपको लिखना नहीं है, एग्जाम में अपने को इतना टाइम नहीं मिलेगा कि हम ये छोटी छोटी चीजें लिखें। आप तो जितना कम लिखोगे, जितना काम वर्बली करोगे, आपके उतना ही ज्यादा फायदा होगा। और जो भी कैलकुलेशंस करो उनको बहुत ही आराम से वर्बली धीरे धीरे किया करो, ठीक है। तो मैथ में कितने परसेंट पास हुए हैं, 40%। आपके इंग्लिश में कितने परसेंट पास हुए, 50%। परीक्षा में सम्मिलित छात्रों में से 15% छात्र ऐसे हैं जो दोनों ही विषयों में असफल हो गए। भाई एक बात मुझे बताओ, टोटल कैंडिडेट कितने होते हैं, 100% मानकर चलते हैं। फेल कितने हो गए, 15% हो गए। तो पास कितने हुए, 85% ही ऐसे हैं जो पास हुए हैं। अब इन दोनों को ऐड करो आप, 50 और 40 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा जी, 90 आ जाएगा। ये 90 85% से कितना ज्यादा है, 5% ज्यादा है। यानी कि 5% उन कैंडिडेट्स का नंबर है जो दोनों विषयों में सफल हुए हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं यार सफल तो 40 हुए हैं, यानी कि 40 की वैल्यू किसके बराबर है, 5 के बराबर है। पूछा उसने क्या है, तो परीक्षा में कितने छात्र सम्मिलित हुए थे, तो हम तो 100% मान करके चलते हैं। तो 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, अब सोल्व कर लो बस। ये आ गया 20 और 4 दूनी 8, टोटल अपने पास कितने आ गए जी, 800। तो 800 यहाँ पर जो आपका है वो सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही सिंपल सवाल था। ऐसा सवाल हमने अभी कुछ देर पहले देखा भी था। अब दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% वृद्धि होने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो जो आपका वर्ग है, इसके एरिया का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, एरिया बराबर भुजा स्क्वायर होता है। यहाँ पर भुजा 2 बार आई है तो दोनों मल्टीप्लाई होकर के भुजा स्क्वायर हो गया है, ठीक है। तो हम भी भुजा को 2 बार यूज करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी एरिया का जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ पर हम लिखेंगे। तो उसने क्या कहा, 30% की वृद्धि हुई, यानी कि पहले 30% को आप फ्रैक्शन में लिख लो, कितना आ जाएगा, 3/10 आ जाएगा। तो पहले 10 था और 3 की वृद्धि हुई तो कितना हो गया, 13 हो गया। ये तो एक बार काम हो गया, लेकिन यहाँ पर तो 2 बार करना है ना, तो दूसरी बार भी 10 से 13 कर दो, स्क्वायर करो, 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 13 का स्क्वायर 169 हो गया। तो उसने पूछा क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो आप देखो ना 100 से डायरेक्ट 169 जा रहा है, यानी कि कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, 69% की क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% कमी कर देने पर इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की क्या हो जाएगी, घटोत्तरी हो जाएगी। तो आपको जो वृत्त का जो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो पता होना चाहिए। क्या होता है, एरिया होता है जिसका पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर जो पाई है ना वो कांस्टेंट है, इसलिए इसका यूज हम लोग नहीं करेंगे, केवल आर 2 बार आया है तो जो भी ये परसेंटेज वाली वैल्यूज है ना इनको 2 बार यूज कर लेंगे बस। 50% को फ्रैक्शन में लिखोगे तो 1/2 आएगा, पहले 2 था, 2 से 1 कम होकर के कितना हो गया, 1 हो गया। ये तो एक बार आर के लिए लिया, लेकिन लेना कितनी बार है, 2 बार लेना है, तो एक बार आर और ले लो, 2 से 1। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो एरिया आता है ना, तो यहाँ पर एरिया की बात करेंगे। आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये 4 आ गया, ये 1 आ गया, 4 से कितना हुआ है, 1 हुआ है, कितने की कमी हुई, 3 की, कितने के ऊपर, 4 के ऊपर सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, 75%। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से आपको एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, कुछ व्यक्तियों के समूह में 80% व्यक्ति इंग्लिश में बोलते हैं जबकि 40% व्यक्ति हिंदी में बोलते हैं। यदि 80 व्यक्ति दोनों ही भाषा में बोलते हैं तो कितने व्यक्ति सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, सिर्फ इंग्लिश की बात कर रहा है वो। 80% व्यक्ति इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश में कितने बोलते हैं, 80% बोलते हैं। हिंदी में कितने बोलते हैं, 40% बोलते हैं। दोनों को ऐड किया तो कितना आया, 120% आया। टोटल तो हम कितना मान करके चलते हैं, 100% मान करके चलते हैं।
100 से ये कितना ज्यादा, 20% ज्यादा, यानी कि 20% उन कैंडिडेट्स का परसेंटेज है जो दोनों भाषा में बोलते हैं। लेकिन उसके अकॉर्डिंग तो 80 ऐसे लोग हैं जो दोनों भाषा में बोलते हैं, यानी कि 80 की वैल्यू किसके बराबर है, 20 के बराबर है। ये लो जी, पूछा क्या है, तो सिर्फ कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो इंग्लिश में बोलते हैं। तो पहले आप ये निकाल लो, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं, ये 4 पर कट जाएगा तो टोटल कितना आ गया 400, यानी कि टोटल कैंडिडेट कितने हैं 400 है। सिर्फ इंग्लिश वाला पूछा है और 20% ऐसे हैं जो दोनों भाषाओं में बोलते हैं, तो 80 में से 20 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 60%, यानी 60% ऐसे लोग हैं जो केवल इंग्लिश में बोलते हैं। तो आप इसका 60% निकालो, तो 10% तो क्या है 40 को मल्टीप्लाई कर दो जी आप 6 से, तो कितना आ गया 240, यानी 240 ऐसे लोग हैं जो सिर्फ इंग्लिश में बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 20, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को भी, जब भी कोई क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखे तो मेरे बताने से पहले एक बार आप उस क्वेश्चन को खुद से ट्राई किया करो, कम से कम 2 से 3 बार ट्राई किया करो। और जब आपके डाउट आए तो आप सॉल्यूशन देखा करो। और किसी भी सॉल्यूशन में यदि आपकी कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में उस दिक्कत को जरूर पूछिए, ठीक है। इस सवाल को देखते हैं, इसने क्या कहा, कुछ व्यक्तियों के समूह में 65% व्यक्ति क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट कितने लोग खेलते हैं, 65% खेलते हैं। जबकि 55% टेनिस खेलते हैं। टेनिस कितने लोग खेलते हैं, 55% खेलते हैं। यदि 40 व्यक्ति दोनों ही खेल खेलते हैं, 40 व्यक्ति ऐसे हैं जो दोनों खेल खेलते हैं, तो देखो टोटल तो प्लेयर कितने होंगे, 100% होंगे। दोनों को ऐड किया तो कितना आया, 5 5 10 6 5 11 और 1 12, 120 आया। यानी कि 20% ऐसे लोग हैं जो दोनों खेल खेलते हैं। लेकिन उसने क्या कहा, 40 व्यक्ति दोनों खेल खेलते हैं, यानी कि 20 की वैल्यू किसके बराबर है, 40 के बराबर है। पहले आप निकाल लो टोटल कैंडिडेट कितने हैं, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, ये 5 पर कट गया, ये कितना आ गया अपने पास 200 आ गया, यानी कि टोटल प्लेयर कितने हैं 200 हैं। तो उसने पूछा है कितने व्यक्ति टेनिस खेलते हैं, तो अपने को पता है ना टेनिस तो 55% लोग खेलते हैं, तो इसका 55% निकालोगे आप तो कितना आ जाएगा अपने पास 110, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका दोस्तों यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों आज भी जो इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस हो सकते हैं परसेंटेज के, उनको लेकर के हमने डिस्कशन किया है। कोई भी डाउट आपके आता है कमेंट बॉक्स में आप उस डाउट को पूछ सकते हैं। आज का सेशन आपको यदि पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अंदर भी देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चंस बिल्कुल आपके लेवल के हिसाब से डिजाइन किए गए हैं। और दोस्तों चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण वीडियोस देखने को मिलेंगे। दोस्तों हम मिलेंगे एक और शानदार सी क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।